हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 3 में मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल के। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। पदार्थ, धातु और अधातु का आखिरी लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं यानी धातुएं और अधातुएं हैं वो किसी के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती हैं। दूसरे वाले लेक्चर में आपको बताया, उसी का थोड़ा सा बचा हुआ सेगमेंट है, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अक्सर सीएचएस में एक ना एक क्वेश्चन फिक्स हुआ करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ये कब कहां कहां पे होती है, और उसके बाद अंतिम सेगमेंट जो हमारा होगा वो होगा यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आखिर हम जो ये धातुएं और अधातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका उपयोग कहां पे है, इनका यूज हम कहां कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूज कहां कर रहे हैं इसका हम। तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म से। तो देखिए, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि धातुएं या अधातुएं ऑक्सीजन से कैसे अपक्रिया करती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये धातुएं और अधातुएं जल से कैसे अपक्रिया करती हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होती है और जल के साथ कैसे रिएक्शन होती है। यानी ए और बी सेगमेंट हो गया था। अब हम सी और डी सेगमेंट देखेंगे। इस सेगमेंट में क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं हम धातु और अधातुओं की, लेकिन यहां पे हम देखने वाले हैं कि जो धातु और अधातु है वो अम्ल से कैसे अपक्रिया करता है, यानी एसिड से कैसे रिएक्शन करता है, और फिर देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस यानी क्षारक से कैसे अपक्रिया करता है। तो ये चीजें इस सेगमेंट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको एक चीज बता दें कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल हो, मेटल्स का नाम मैंने यहां ऑलरेडी लिखा है, जैसे सोडियम Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है Mg से डिनोट करते हैं, आयरन मेटल है Fe से डिनोट करते हैं, कॉपर है Cu से डिनोट करते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास में कुछ दिए हुए हैं, नॉन मेटल्स जैसे सल्फर S से डिनोट करते हैं, फास्फोरस P से, ऑक्सीजन O से, नाइट्रोजन N से। तो ये अधातु हैं और ये धातु हैं। इन्हीं की रिएक्शंस हम देख रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में। तो आज हम देखेंगे अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया हो रही है और क्षारक के साथ। तो देखिए, अम्ल और क्षारक से रिएक्ट कराने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए सर अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। क्यों? क्योंकि जब आप अम्ल और क्षारक के बारे में यानी एसिड और बेस के बारे में ही आपको पता नहीं है, तो आप कैसे रिएक्शन करवाएंगे किसी भी मेटल और नॉन मेटल का। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। एक सिंपल सी डिफिनीशन है कि अगर वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देता है उसको हम एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। यानी अम्ल वह होता है जिसको जल में डालने पे वो H+ यानी हाइड्रोनियम आयन देता है, और क्षारक वह होता है जो जल में डालने पर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एसिड का एग्जाम्पल मैं यहां लिखने वाला हूं। एसिड क्या होता है? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एसिड हैं। और भी कई सारे हैं, कार्बोनिक एसिड आप लिख सकते हैं H2CO3। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको एसिड का कुछ यहाँ पे लिख दिया हूं, और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं, नाम को लिख सकते हैं अपने रफ पे। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद कुछ बेसिस का नाम हम यहां लिखते हैं। बेस में क्या सर? बेस में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na के साथ OH लगा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, K के साथ OH लगा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca के साथ OH लगा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी आप चाहें उतने बेसिस का नाम लिख सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि जो बेस हुआ करते हैं उसमें OH होगा। सर देखो यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा है, OH लगा है, पोटेशियम OH लगा है, कैल्शियम OH लगा है। ये मेटल्स ही हैं बेसिकली, लेकिन इनके साथ OH लग गया तो ये बेस का काम कर रहे हैं, यानी क्षारक का काम कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ क्षारक के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताए, और ये कुछ अम्ल के एग्जाम्पल हैं। अम्ल में देखिए आप सारे के सारे अम्ल में यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो यही तो कर रहा हूँ कि एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, और क्षारक वो होता है जो OH- आयन देता है जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो एक हाइड्रोनियम आयन देगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एक H+ के फॉर्म में देता है तो एक OH- के फॉर्म में देता है। तो ये एसिड और बेस में आपको थोड़ा सा अंतर पता चला होगा, उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। रिएक्शन विथ एसिड देखते हैं। तो कोई भी एक मेटल लेंगे और कोई भी एक एसिड लेंगे और उनसे रिएक्ट करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो चलिए पहला मेटल लेते हैं सोडियम, और उसी का रिएक्शन कराते हैं हम एक एसिड, जो कि फर्स्ट वाला हमारे पास में ये सोडियम एक मेटल हो गया, प्लस एसिड यानी HCl से रिएक्ट करा रहे हैं इसको।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनेगा सर? देखिए Na जो होता है सोडियम, कोई भी मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव कैटायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये NaCl के साथ रिएक्ट करके बना लेगा तुरंत NaCl, कॉमन साल्ट। आपको पता होगा ये साधारण नमक का फार्मूला है जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं इसको। तो ये है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, यानी एक साल्ट है, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, प्लस यहाँ हाइड्रोजन बचा रह गया, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो क्या बना, ओवरऑल क्या बना सर? कोई भी जब मेटल यानी कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, यानी धातु और अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो बनता क्या है? एक लवण बनेगा, यानी इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हैं, हिंदी में लवण। तो एक साल्ट बनता है, प्लस फिक्स है, हाइड्रोजन गैस का निकलना फिक्स है, तो इसको आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी यहां से, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ऐसे ही आप किसी दूसरे मेटल को ले सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि सर मैग्नीशियम हमारे पास में एक मेटल है, तो मैं इसको लेता हूं और यहां से एक दूसरा एसिड लेता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब मैं मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो फिर से वही होगा, एक भाई साल्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट का, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस भी मैं यहां लिख देता हूं। तो ओवरऑल होना कुछ नहीं है, मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड से, एक साल्ट बनाएंगे और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या सर कॉपर भी रिएक्ट करेगा HCl से? तो देखिए यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे पास में रिएक्शन हो जाता है कि कॉपर जो होता है वो HCl से, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। अरे सर अभी तो आपने बताया था कि मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन इसमें कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है फिर? तो देखिए भैया, जो कॉपर है ना, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर होता है उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करता किसी से। तो जो ये मेटल्स होते हैं इनमें कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ बड़ी तेजी से अभिक्रिया करेंगे, दौड़े दौड़े अभिक्रिया करेंगे, और कुछ ऐसा होगा कहेगा नहीं मुझे अभिक्रिया करना ही नहीं है। तो मेटल्स कई तरह के होते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव यानी कुछ बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ एकदम इतने ज्यादा कम अभिक्रियाशील होते हैं किसी से रिएक्शन ही नहीं करते। तो सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो इसको मैं अभी आगे आने वाले सेगमेंट में बताऊंगा, जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे अपने दिमाग में रखिए कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सर अभी तो HCl बोल रहे थे, ये डाइल्यूट शब्द कहां से आ गया? देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो चीजें होती हैं। जैसे अगर हम पानी लेते हैं, ठीक है, और इसमें अगर चीनी थोड़ा सा कम डाला तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट, और पानी में चीनी ज्यादा डाल दिया तो वो हो गया कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब थोड़ा हल्का। तो डाइल्यूट HCl यानी कि थोड़ा सा HCl की जो H+ आयन कंसंट्रेशन है HCl में वो कम होगी, तो कभी भी कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे भी आप कह सकते हैं कंसंट्रेट भी लेंगे फिर भी जल्दी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसको याद रखिएगा, ये सेकंड वाला जो एसिड है बड़ा खतरनाक है। H2SO4 क्या है? तेजाब है भैया, तो तेजाब बड़े खतरनाक होते हैं, आपको पता ही है। तो जब कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी होगी, तुरंत अभिक्रिया होगा, कहेगा सर मैं कॉपर सल्फेट बनाऊंगा प्लस हाइड्रोजन गैस दूंगा यहां से। तो ये तो सब करते हैं, एक साल्ट बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये आपको एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना है कि कॉपर बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ये HCl से रिएक्ट नहीं कर रहा है लेकिन H2SO4 से कर रहा है। क्यों? क्योंकि HCl क्या था? डाइल्यूट था, HCl से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन H2SO4 कंसंट्रेट है, सांद्र है, इसलिए इससे रिएक्शन हो जाती है इसकी। तो कॉपर एक स्पेशल केस है, और सारे मेटल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा अगर HCl से, आयरन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करेगा तो आयरन सल्फेट बनाएगा, ऐसे करके सारी चीजें बनती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल कभी भी धातु से अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है सर, अम्ल का तो बता दिया, यानी धातुओं के साथ रिएक्शन तो हो गई। अब ये बताइए क्या अधातु रिएक्शन करेंगे अम्लों के साथ? तो देखिए भैया अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जैसे सल्फर का रिएक्शन, मैं सल्फर का रिएक्शन अगर कराऊं किसके साथ? HCl के साथ, तो आगे रिएक्शन होगी? कभी नहीं होगी। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते। फास्फोरस को कहेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, तो फास्फोरस क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, और अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो ये तो बड़ा सरल हो गया सर, हमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अधातु जो होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको याद रखना है। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई, रिएक्शन विथ एसिड यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन सर आप ये बताइए, ये कैसे पता लगाया आपने कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है? जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया आपसे कि मुझे दिखाओ कि कहाँ हाइड्रोजन गैस है, कैसे आप प्रूफ करोगे कि हाइड्रोजन गैस है? तो प्रूफ करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा मेथड है। क्या है सर, उसको बताइए। देखिए
एक फ्लास्क ले लीजिए या आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए परखने लिए। इसमें क्या करना है, हमको एसिड ले लेना है। कौन सा? वही जो भी रिएक्शन करवा रहे थे, HCl। मान लो इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भरा हुआ पूरा। इसमें क्या करें, एक सोडियम का सर टुकड़ा डाल दें, सोडियम का टुकड़ा, Na का, Na मेटल है। जैसे इसके अंदर डालोगे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। क्या? Na तुरंत रिएक्ट करेगा HCl से, क्योंकि Na और HCl साथ साथ हो जाएंगे ना, तो तुरंत रिएक्शन होगी और इसमें बनेगा NaCl। क्या बन जाएगा इसके अंदर? NaCl बन जाएगा, घुल जाएगा NaCl। और एक गैस भी तो बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये गैस यहाँ से कहेगी मुझे निकलना है यहाँ से बाहर, क्योंकि गैस जो होता है पानी में घुलती नहीं है कोई भी जल्दी, ठीक है, बिना प्रेशर के नहीं घुलेगी, तो ये गैस बाहर निकलने लगेगी। और जैसे ही गैस बाहर निकलेगी तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन है, तो एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आइए इसके पास। क्या करना है, एक जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती आपको इसके पास लेके आना है, इस फ्लास्क या परखनली के ऊपर। तो जब आप मोमबत्ती इसके पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये मोमबत्ती जो जलती हुई मोमबत्ती है, इसमें एक आवाज सुनाई देगी, पॉप पॉप की आवाज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में फट फट की आवाज। तो ये फट फट की आवाज के साथ जलेगा क्या, मोमबत्ती। मोमबत्ती फट फट की आवाज के साथ जले तो समझ जाना कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रूव करने के लिए यही तरीका सबसे सही है कि जो मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती अगर किसी जार के सामने लेके आते हो और वहां से फटफट की आवाज सुनाई देने लगती है, वो फटफट की आवाज के साथ जलता है मोमबत्ती की जो लौ है, तो तुरंत समझ जाना ये कौन सी गैस है, ये है भैया हाइड्रोजन गैस। अच्छा सर, और भी गैस तो हो सकता था। अगर सर ऑक्सीजन होता तब कैसे पता लगता, या ऑक्सीजन गैस होती तब कैसे पता लगाते, या कार्बन डाइऑक्साइड होती तब कैसे पता लगाते। सेम प्रोसेस है भाई। ऑक्सीजन होता तो क्या होता, मोमबत्ती लेके आते, ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है, तो तुरंत ये मोमबत्ती और तेज जलने लगती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता तो मोमबत्ती बुझ जाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जलने में सहायता नहीं करता है, किसी चीज को जलने नहीं देता। तो ये चीज आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर फटफट की आवाज के साथ जले तो समझ जाना हाइड्रोजन गैस है। अगर बड़ी तेजी से जलने लगे, ठीक है, जितना जल रहा था उसे और तेज जलने लगे, तो समझ जाना ऑक्सीजन गैस है ये। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये बुझ जाएगी मोमबत्ती। तो ये तीन चीजें, तीनों गैसों को पता लगाने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है कि भाई जलती हुई मोमबत्ती सामने लगाओ, पता चल जाएगा सब कुछ। तो ये मैं इसको इरेज करता हूं कि हाइड्रोजन कैसे पता लगा है, ये मैंने आपको यहां पे क्लियर किया होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये पॉप की आवाज जो होती है केवल हाइड्रोजन गैस ही है जो कि पॉप पॉप की आवाज के साथ जलता है, यानी फटफट की आवाज के साथ जलता है। तो रिएक्शन विद एसिड कंप्लीट हुआ। सर अब बेस के साथ भी बता दीजिए कि बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, क्षारक कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल से। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं क्षारक के साथ भी अपक्रिया करते हैं। जैसे मैं Na ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी मेटल, मान लो जिंक ले लिया मैंने, जिंक लिया प्लस एक बेस ले लेता हूं। ये जिंक क्या है, मेटल धातु है, एक बेस ले लो NaOH, तो NaOH से इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने। NaOH रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा, वही बनेगा जो यहां बन रहा था भाई, जिंक इससे रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। कौन सा साल्ट, Zn, ठीक है, Na2ZnO2, ये बनाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां भी वही बन रहा है, एक साल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्या कि जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है, चाहे मेटल बेस से रिएक्ट करे चाहे मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, हमेशा क्या बनता है, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर से वही प्रोसेस कि हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है यहाँ पे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से वही जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे परखनली के पास। अगर फटफट की आवाज के साथ जलता है तो कहेंगे भाई हाइड्रोजन गैस है, अगर फटफट की आवाज के साथ नहीं जल रहा है तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस नहीं है, और साल्ट तो बनना फिक्स है। ऐसे भी जितने भी मेटल हैं सबको बेस से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अच्छा सर, तो ये मेटल तो हो गए रिएक्शन। क्या नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ? अभी तो आपने बताया था नॉन मेटल एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करते थे, जो अधातु हैं वो अम्लों से अपक्रिया नहीं करते थे। तो क्या अधातु क्षारक से अपक्रिया करेगा, क्षारों से अपक्रिया करेगा? तो अधातु क्षारों से रिएक्शन करता है, यही तो गड़बड़ हो गया। अम्ल से रिएक्शन नहीं कर रहा था अधातु, लेकिन क्षार से अपक्रिया करता है। लेकिन जो अभिक्रिया होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी जटिल अपक्रिया होती है। तो जटिल अपक्रिया होने के नाते हमको इसको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी हम क्लास 8th 9th के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो जो जटिल अपक्रिया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, उसको हमको पढ़ना नहीं है, तो इसलिए यहाँ से छुट्टी हो गई। लेकिन सर थोड़ा सा बता तो दीजिए क्या बनता है रिएक्शन के बाद। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनने वाला है। जैसे एक मैं नॉन मेटल लेता हूँ, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ होता है तो ये बनाता क्या है पता है, साल्ट बनाएगा, NaCl तुरंत बनाएगा, NaCl बन गया, प्लस एक और साल्ट बनाएगा NaClO प्लस इस बार H2 नहीं H2O बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, लेकिन बड़ी खतरनाक तरीके से। दो साल्ट बन रहा है, कहाँ एक साल्ट बन रहा था, कहाँ दो साल्ट बन रहा है, कहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा था, कहाँ वाटर बन रहा है।
तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होती हैं, वो भी अभिक्रिया करती हैं किसके साथ? क्षारक के साथ। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक। तो इतना मैंने आपको बताया। अब देखिए ये धातु और अधातु की जो कहानी थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे। और भी जितने भी नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक जटिल अभिक्रिया है, इसलिए इसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको इतना याद रखना है कि मेटल्स कभी भी, चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, धातुएं जब भी अभिक्रिया करेंगी तो साल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि एक हाइड्रोक्लोरिक का सॉल्यूशन था, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं कोई मेटल डालता हूं, सोडियम मेटल, तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी? तो भाई सीधी सी बात है कि जब कोई भी मेटल डालोगे किसी भी एसिड के अंदर तो एक ही गैस निकल सकती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा आते हैं उससे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते समय बड़ा ही मजा आने वाला है। ये एसिड बेस का आप एग्जांपल याद रखे हो या लिख लिए हो तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर? अभी यही तो बता रहा था, सक्रियता श्रेणी। एक सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें हम मेटल्स को अरेंज किए हुए हैं, सभी धातुओं को अरेंज कर दिए हैं। जो सबसे तेज रिएक्ट कर रहा है उसको सबसे ऊपर रखा, उससे थोड़ा सा स्लो रिएक्ट कर रहा है उसके नीचे, उससे नीचे, उससे स्लो को, उससे नीचे, उससे स्लो को, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कोई कितना तेज रिएक्ट कर रहा है उसको एक सीरीज बना दिया हमने। तो मैं लिखता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या है सर ये विस्थापन अभिक्रिया? तो पढ़ते हैं थोड़ी देर में, पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या? सक्रियता श्रेणी। ये नहीं याद है अगर आपको, ये श्रेणी आपको अगर नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में, इसलिए इस श्रेणी को, इस सीरीज को आपको याद कर लेना है। सर इस सीरीज में कौन कौन से मेटल रखे गए हैं? बहुत सारे मेटल हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स का नाम लिखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम मेटल्स को लिखते हैं पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर सर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या होगा? जिंक, फिर आयरन, और यहां पे एक आता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि आयरन के बाद क्या है? हाइड्रोजन गैस। लेड भी है बीच में लेकिन हाइड्रोजन लिखता हूं मैं। तो ये हो गया। फिर कॉपर, फिर Hg मरकरी, फिर Ag, फिर Pt, फिर Au। तो इन सबका सर ये सिंबल तो लिख दिया, सबका नाम भी लिखिए ना, सबका नाम बताइए क्या है। ये सारे के सारे देखिए मेटल्स हैं। क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं। और जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास में, ये एक सीरीज में अरेंज हैं। इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे ही याद रखना है। तो पहले सबका नाम लिखते हैं यहाँ पे। के फॉर पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। पोटेशियम। Na फॉर सोडियम, Na किसका है? सोडियम का। Ca मतलब कैल्शियम, ठीक। Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और Al मतलब एल्यूमिनियम, और क्या है सर? जिंक, ठीक है। Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये मेटल नहीं है, ध्यान देना, ये नॉन मेटल है। कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर, और कुछ हाइड्रोजन से नीचे हैं, ठीक। तो इसको छोड़ देते हैं हाइड्रोजन को। ये कॉपर, ये मरकरी, मरकरी को याद रखना है कि एक अकेली मेटल जो कि लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। Ag सिल्वर, Ag हाँ सिल्वर। Pt प्लेटिनम, और क्या भाई? ये लास्ट में है गोल्ड, बड़ा ही खतरनाक, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्नामेंट बनता है, आभूषण बनते हैं। गोल्ड को Au से दिखाते हैं। तो ये सारे मेटल्स हैं। अब इसमें याद आपको ये रखना है कि भैया नीचे से ऊपर जाओगे ना तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। नीचे से ऊपर क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, सक्रियता बढ़ती जाती है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे तेज अभिक्रिया करने वाला सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? गोल्ड। गोल्ड किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। गोल्ड
किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो ऐसे मेटल्स का नाम बताओ जो नॉन रिएक्टिव हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो नीचे वाले दो का नाम बता दो, प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऊपर वाले बड़ी तेजी से करेंगे। इसको बताया भी था मैंने, सोडियम पोटेशियम हवा में आते ही, पानी में डालते ही आग लग जाता है, इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये लेस रिएक्टिव हैं, ये मीडियम वाले बीच में जो है वो मीडियम है, ना बहुत तेज अभिक्रिया करेंगे ना बहुत स्लो, आराम से चलते हैं एकदम। तो इन्हीं के बारे में हम कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक मेटल होता है और एक मेटल का सॉल्यूशन होता है, दो चीजें होती हैं, एक धातु होगा, एक धातु का विलयन होगा। तो जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या करता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं वो दूसरे धातु को उसके विलयन से हटा देती हैं। कब हटाएगा? जब जो धातु, अगर उस विलयन में जो धातु है उससे हाई रिएक्टिव है तो वो उसको हटा देगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखिए एक मेटल लेता हूं, मान लो मैं लेता हूं पोटेशियम, ठीक, प्लस मान लो सोडियम का क्या ले लूं, सोडियम का सॉल्यूशन ले लूं, तो Na2SO4, ठीक है। मान लो ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये सॉल्यूशन है सोडियम का, एक्वस सॉल्यूशन। इसके सामने कभी कभी AQ भी लिखा होगा, AQ मतलब इसको पानी में घोल लिए हैं, ये एक साल्ट है ना। तो साल्ट कैसा होता है, हमारे पास में साल्ट जो होता है सॉलिड फॉर्म में होगा ज्यादातर, तो सॉलिड को मैं पानी में घोल लेता हूं तो एक्वस या जलीय विलयन इसको बोलते हैं। तो ये जब जलीय विलयन हो जाएगा सोडियम सल्फेट और इसके साथ पोटेशियम की रिएक्शन करा रहे हैं, तो सर क्या होगा? देखिए दो मेटल्स हैं यहाँ पे, एक मेटल जिसका सॉल्यूशन है और एक मेटल जो कि अकेला है। अकेला वाला आता है, बोलता है भाई सोडियम तुम मुझसे ज्यादा अक्रियाशील हो को कम, तो सोडियम कहेगा भाई मैं आपके नीचे हूं महाराज, मैं आपके नीचे हूं, मैं आपसे कमजोर हूं थोड़ा सा। तो कहेगा कमजोर हो तो ऐसा करो, इस सल्फेट को छोड़ो और निकलो यहां से, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, पोटेशियम सोडियम को उसको हटा देता है, कहता है सल्फेट के साथ से हटो, मैं आता हूं यहाँ पे, तुम जाओ मेरे स्थान पे। तो बनेगा क्या, बन जाता है K2SO4 और पोटेशियम Na जो है वो अलग हो जाएगा, कहेगा Na यहाँ पे अलग हो गया बेचारा। तो यही है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता यह है कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, यहाँ पोटेशियम सल्फेट बन गया। सोडियम यहाँ पे था सल्फेट के साथ, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सोडियम वहां से अलग हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पोटेशियम जो है सोडियम के ऊपर है, पोटेशियम सोडियम को उससे हटा सकता है उसके सॉल्यूशन से। ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हम लेते क्या है कि मान लीजिए हम ले लिए हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आयरन से रिएक्ट कराते हैं, कॉपर सल्फेट है प्लस आयरन, ठीक है, आयरन। इसकी रिएक्शन में क्या होगा? तो देखिए जो अकेला है वही मस्त, अकेले आता है कोई तो उसको देखना है कि अकेला जो है भाई वो ताकतवर है कि कमजोर है। तो अकेला यहाँ पे कौन है? देखो दो मेटल्स हैं, एक आयरन है Fe, एक है कॉपर Cu। तो आयरन और कॉपर में देखो आयरन अकेला है, आयरन के साथ कुछ नहीं लगा है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर अपने विलयन में घुला हुआ है, कॉपर अकेला नहीं है, लेकिन Fe अकेला है। अब इसमें ये देखना है आपको कि कॉपर और Fe में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए कौन ऊपर है, जो ऊपर होगा वो रिएक्टिव होगा इनमें, ठीक है। तो कॉपर यहां पे है और Fe कहां है, यहां पे है, तो कौन ऊपर है, Fe ऊपर है ना। तो Fe वाला ज्यादा पावरफुल है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल Fe। तो Fe अकेला है, आएगा कहेगा कॉपर हटो यहां से, ठीक है। कॉपर कहेगा ठीक है भैया हट जाता हूं यहां से। तो कॉपर की स्थान पे कौन आ गया, Fe, बनाएगा क्या, FeSO4 प्लस कॉपर जो सल्फेट के साथ था वो कॉपर हो गया अलग, यानी जैसा Fe था वैसा कॉपर को कर दिया, खुद कॉपर के स्थान पे चला गया। तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए है, विस्थापन अपक्रिया इसको इसीलिए बोलते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसके स्थान से हटा दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हटा तभी पाएगा जब जो मेटल अकेला है वो ज्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। यहाँ पे आयरन जो है Fe कॉपर के ऊपर होना चाहिए, नीचे होता तो नहीं रिएक्ट कर पाता। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, इसी का उल्टा ले लेता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि FeSO4 है और कॉपर से रिएक्ट करा रहे हैं, बताइए रिएक्शन होगी? तो भैया रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि जो फेरस सल्फेट है जिसका सॉल्यूशन है वो खुद ही ऊपर है, और कॉपर क्या हटा पाएगा आयरन को इससे? तो सोचो कॉपर कहां पे है, देखो कॉपर कहां है, आयरन के नीचे है। तो जब आयरन के नीचे है तो नीचे वाला ऊपर वाले को उसके विलयन से नहीं हटा पाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले के विलयन से उसको हटा देता, लेकिन नीचे वाला नहीं हटा पाएगा। यहाँ कॉपर क्या है, कमजोर है Fe से, कहेगा भैया रहने दो, ऐसे ही पड़े रहो, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली यहाँ पे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, विस्थापन अपक्रिया में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातु को उसके विलयन से हटा देते हैं। अच्छा सर यहाँ पे कैसे पता चला कि ये रिएक्शन हो गया? तो देखो रिएक्शन करते समय एक यहाँ पे ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि सर एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें क्या भरा हुआ था, हमने पहले लिया था CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, नीले कलर का होता है। इसका रंग क्या है भैया, नीला है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है,
नीले रंग का सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही इसमें आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े को डालोगे तो ये क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद इसके अंदर अब कॉपर सल्फेट नहीं रह जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा भैया आयरन सल्फेट, जैसे यहाँ पे बना है FeSO4। तो ये होता है ग्रीन कलर का, ये हरे रंग का होता है। तो नीले से हरे रंग में चेंज हो जाता है सॉल्यूशन। तो इससे पता चल जाता है कि ये रिएक्शन हो गई है। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, नीले से हरा हो जाएगा। अगर कलर चेंज नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, कैसे पता लगा, जब हम आयरन सल्फेट लेते हैं उसमें कॉपर डालते हैं तो चेंज ही नहीं होता कलर। पहले भी ग्रीन था, अब भी कुछ समय बाद कॉपर को डालने के बाद भी ग्रीन रहेगा। तो जब कलर ही नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कलर चेंज होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन हो गई। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। अब कभी भी आप किसी भी दो मेटल्स को लेके ये सारी चीजें देख सकते हो। मैं और सारे कई एग्जाम्पल आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर कोई आपसे, देखो डायरेक्ट पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उसके सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं कॉपर, बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो पहले देखो कॉपर कहां है, मैग्नीशियम के नीचे है कि ऊपर है, नीचे होगा तो नहीं होगी, ऊपर होगा तो होगा। तो भाई मैग्नीशियम यहां पे है, कॉपर यहां नीचे है, नीचे है तो भाई रिएक्शन नहीं होगी। जो अकेला है वो नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगी, अकेला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका उल्टा तो होता तो हो जाता, जैसे लिखा होता है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम डाल रहे हैं, बताओ रिएक्शन होगी, तो बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है कॉपर के। तो यहाँ रिएक्शन में बनेगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसको हटा देगा, इसको कहेगा हटो यहाँ डिस्प्लेस हो जाओ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। जो साथ में था कॉपर वो अलग हो गया, मैग्नीशियम इसके साथ लग गया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बस आपको अगर ये याद हो गया ना तो आप राजा हो जाएंगे इसमें। ठीक है, किंग खान बन जाएंगे एकदम। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, एक मैं वहां पे और बात आपको बता रहा था इसके पहले, जब मैं रिएक्शन विद एसिड आपको बता रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता है HCl से, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब आपको यह पता करना है कि सर कौन से मेटल हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। तो बड़ा अच्छा कहानी है, इसी से आपको याद हो जाएगा। क्यों, देखिए जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन यहां पे है, इसके ऊपर जितने भी धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगी, और जो इसके नीचे है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। तो बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का। अगर कोई पूछता है कॉपर अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी, तो देखो हाइड्रोजन के नीचे है कि ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे है, नहीं देगी भाई। आयरन रिएक्ट करेगा अम्ल से, क्या हाइड्रोजन गैस देगा, देगा। जिंक भी देगा, एल्यूमिनियम भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, कैल्शियम भी देगा, सोडियम भी देगा, पोटेशियम भी देगा, लेकिन इधर कोई नहीं देगा। गोल्ड अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं देगा। सिल्वर देगा, नहीं देगा। मरकरी नहीं देगा। कॉपर नहीं देगा। सोचो, कॉपर नहीं देता, लेकिन एक स्पेशल केस है कि जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कॉपर रिएक्ट करता है तब दे देता है। एक ही कंडीशन ऐसी है, और नहीं देता ये। ठीक है, ना तो बेचारा HNO3 के साथ इतनी आसानी से देगा, ना तो HCl के साथ, किसी भी अम्ल के साथ ये नहीं देते। तो अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस वही देते हैं जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कोई भी ऐसा रिएक्शन यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, साल्ट नहीं बनाते। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बड़ी अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको मैंने बताया। अब लास्ट इसका जो टॉपिक बचा हुआ रह गया है वो है यूजेज। ठीक है, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु का जो हम यूज पढ़ने वाले हैं, उपयोग पढ़ने वाले हैं कि सर कहां कहां उपयोग करते हैं, मेटल्स का यूज कहां करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज कहां करते हैं, ये आप बताइए थोड़ा सा। तो देखिए, मेटल, नॉन मेटल, चाहे मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या सर, एक नया बता दिया आप। तो देखो, मैं बताया था आपको, जब मेटल नॉन मेटल बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और एक और था उपधातु। क्या था, उपधातु। यहां पे लिखता हूं उपधातु। उपधातु क्या होते हैं सर, इसको मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, 3 एग्जांपल्स इसके। बोरान, ठीक है, बोरान को बी से दिखाते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसको हम लोग SI से दिखाते हैं, और एक होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम। ये कैसे हैं, ये सब हमारे पास में उपधातु हैं, Ge से दिखाते हैं जर्मेनियम को। एक बार कैमरे में चेक करता हूं आ रहा है कि जर्मेनियम तक नीचे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 क्या है हमारे पास में, उपधातु हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में मैच करती हैं, यानी ये मेटल की तरह भी कार्य करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी कार्य करते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इन सब के यूजेस के बारे में बात कर रहा हूं कि इनका उपयोग कहां होता है। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले मेटल्स का यूज देखते हैं, फिर नॉन मेटल्स का देखेंगे, और फिर देखेंगे मेटलॉइड कहां पे यूज हुआ करते हैं। तो देखिए, मेटल हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, धातुओं का।
जितनी भी चीजें आप देखेंगे गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ठीक है, जीप हो गया, ट्रेन हो गया, रेलगाड़ी यानी जो भी हो गया, ये सब किनसे बनते हैं? मेटल से बनते हैं, लोहे से बनता है। रेलगाड़ी पूरी की पूरी इतनी लंबी मेटल से बनती है। एरोप्लेन एल्यूमिनियम से बनता है। एल्यूमिनियम तो यहीं पे मेटल लिखा है, यहीं पे सबका यूज देखते चलते हैं। एल्यूमिनियम से हम क्या बनाते हैं भैया? एल्यूमिनियम से बनाते हैं हम एरोप्लेन। क्या? एरोप्लेन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा हल्का होता है, तो इसका एरोप्लेन बनाने में यूज कर लेते हैं। आयरन का व्हीकल बनाने में, बहुत सारे व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब आयरन से ही बनती हैं, लोहे से बनती हैं ज्यादा से ज्यादा। और सर सोडियम पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूज हुआ करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ही मेटल पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, सही। तो पोटेशियम, सोडियम, ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जो मैसेज, जैसे आपको कोई टच किया, इसका पता आपको ब्रेन तक पहुंचा, तो उसमें हेल्प कर रहा है। दो मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम, पंप वहां पे काम करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो इसको भी याद रखेंगे कि सोडियम पोटेशियम हमारे लिए हेल्पफुल है। कैल्शियम दांतों में पाया जाता है, हमारी दांत, ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है, बोन्स वगैरह इससे बनती हैं। तो ये सारी चीजें, कैल्शियम क्या है? दांत और हड्डियों में पाया जाएगा। एल्यूमिनियम का बता ही दिया। जिंक भी आपके लिए उपयोगी है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए जिंक चाहिए। कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, तार, जितने भी आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं सब कॉपर के बने होते हैं। मरकरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मरकरी एक ऐसी हमारे पास मेटल है जो लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। इसका हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। कहाँ पे? थर्मामीटर। तो जो बुखार वगैरह मापने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो उसमें मरकरी का यूज करते हैं। आप जानते हैं सिल्वर और गोल्ड बड़े ही अच्छे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड क्या करते हैं? ऑर्नामेंट बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, गहने वगैरह बनवा के क्या करते हैं? महिलाएं पहनती हैं। तो सिल्वर गोल्ड तो वैसे ही हमारे पास में ज्वेलरी के रूप में यूज किया जा रहा है। तो देख रहे हैं जितने भी मेटल हैं लगभग सबका यूज आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स मिनरल्स का यूज करते हैं। मिनरल्स में कौन कौन से हैं? जैसे जिंक हो गया, निकल हो गया, मॉलिब्डेनियम हो गया, ठीक है, सोडियम पोटेशियम है ही, बोरान वगैरह, बोरान का यूज भी प्लांट करते हैं। कार्बन का यूज, हम लोग खुद कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। तो ये सारे मेटल्स का कुछ यूज था, मैंने आपको बताया। बर्तन बनाने में, यूटेंसिल बनाने में बहुत सारे मेटल्स का यूज होता है। अब देखते हैं कुछ नॉन मेटल का। सर मेटल का यूज तो समझ में आता है, बहुत सारे यूज है, नॉन मेटल का यूज बताइए, तब समझ में आएगा नॉन मेटल्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो देखिए नॉन मेटल्स बहुत सारे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन सबसे पहला नॉन मेटल। ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो, ये नॉन मेटल ना हो, तब तो हम मर जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि सांस जो रेस्पायरेशन करते हैं, हम श्वसन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस ही तो लेते हैं। तो सारे पौधे और जंतु जो भी जीवित हैं पृथ्वी पे, इसी नॉन मेटल की वजह से जीवित हैं। तो एक नॉन मेटल ऐसा भी जो हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीजन। दूसरा नॉन मेटल मैं बता रहा हूं आपको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम बनाते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया वगैरह बनाते हो ना, फर्टिलाइजर, यूरिया बनाते हैं आप, तो यूरिया किससे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। और ये यूरिया अगर नहीं यूज किया जाए तो प्लांट वगैरह ग्रोथ नहीं होगी सही से, और आपको खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है, भोजन नहीं मिलेगा आपको। तो ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में सहायता करता है, एक नॉन मेटल है। एक दूसरा नॉन मेटल है नाइट्रोजन, जो कि फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जा रहा है। इससे प्रोटीन वगैरह भी, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में भी, यानी हमारा जो प्रोटीन होता है हमारे अंदर, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्या है सर? क्लोरीन। क्लोरीन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल के शोधन में, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जैसे जल को शुद्ध करने में, यहां लिख देता हूं मैं, जल को शुद्ध करने में कहां पे सर? बड़ी बड़ी शहरों में आपने देखा होगा पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी जिसमें पूरे के पूरे कस्बे में और शहर में पानी जाता है जल को शुद्ध करने में, ठीक है, इसका यूज होता है। तो जो टंकी होती है पानी की, उसमें क्या होता है? बहुत दिनों तक पानी स्टोर होता है, और उस पानी में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं, कई तरह के कीटाणु उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो उसको, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। तो क्लोरीन पानी को प्योर करता है। स्विमिंग पूल में जो पानी वगैरह इकट्ठा रहता है उसको प्योर करने के लिए हम वहां पे क्लोरीन का यूज करते हैं। तो एक नॉन मेटल क्लोरीन, जिसका यूज हम कहां कर रहे हैं? जल के शोधन में। एक नॉन मेटल है आयोडीन, I2, इसका हम बनाते हैं, पता है, टिंचर आयोडीन बनाते हैं इसका, टिंचर आयोडीन। ये टिंचर आयोडीन क्या है सर? टिंचर आयोडीन होता है आयोडीन प्लस एल्कोहल। तो एल्कोहल यानी शराब, और आयोडीन यानी एथिल एल्कोहल और आयोडीन, दोनों को मिला के एक बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। और ये काम करता है एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है? कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हम यहाँ यूज, जैसे कट वगैरह जाए, थोड़ा सा कट लग जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? टिंचर आयोडीन का यूज करते हैं। तो आयोडीन क्या करता है? एंटीसेप्टिक बनाने में यूज होता है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे ना बोरोप्लस का, तो उसमें क्या होता है बताते थे, बोरोप्लस इज एंटीसेप्टिक क्रीम। तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम हुआ करता है, जो कि हेल्प करता है, कहीं पे चोट लग जाती है
उससे। और क्या होते हैं सर, और कई भी होते हैं, जैसे फास्फोरस, आपको पता होगा फास्फोरस एक नॉन मेटल है और बड़ा ही रिएक्टिव मेटल होता है। इसको मैंने आपको इसके पहले भी बताया, तो एक यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ फास्फोरस, पी यहाँ पे भी मैंने लिखा है, इसमें ये फास्फोरस है ये। तो फास्फोरस जो होता है हमारे पास नॉन मेटल, वो क्या करता है, ये पटाखे बनाने में इसका यूज होता है। तो पटाखे बनाए जाते हैं, पटाखे बनाने में। और एक जगह पे होता है माचिस बनाने में, ठीक है, माचिस की तीली, माचिस की तीली और पटाखा दोनों किसका बनता है, फास्फोरस का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया है कि जो फास्फोरस होता है हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। हवा में आते ही फास्फोरस में आग लग जाती है, इसीलिए फास्फोरस को पानी में रखते थे, याद है ना आपको। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन फास्फोरस को तो हवा में निकालने पे ही ये रिएक्ट कर लेता था। ऐसा नॉन मेटल जो हवा में निकालने पे रिएक्ट कर ले, आग लग जाए, फास्फोरस। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं माचिस की तीली बनाने में। माचिस की तीली सर कहेंगे आप हवा में निकालने पे आग नहीं लगता। कारण यह है कि माचिस की तीली जो होती है उसमें केवल फास्फोरस नहीं होता, उसमें कई और सारी चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन फास्फोरस भी उसमें होता है। पटाखे बनाने में फास्फोरस का यूज होता है। तो ये सारी चीजें, कई नॉन मेटल्स के नाम मैंने आपको बताया कि ये सारे नॉन मेटल्स कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। मेटल्स का मैंने बताया कि मेटल्स कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज तो नहीं बता सकते, लेकिन सब कुछ हम आपने ऑक्सीजन के बारे में बताया, मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया। अब कुछ उपधातु जो मेटलाइड है, इसका यूज कहाँ है। तो देखिए मेटलाइड में दो मेटलाइड का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, इसका क्या बनता है पता है आपको, इसका बनाते हैं हम सेमीकंडक्टर। सर सेमीकंडक्टर क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीजें आज के समय में आप देख रहे हैं सब में ये लगा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर। एलईडी देख रहे हैं उसमें लगा हुआ है, ठीक है, टीवी देख रहे हैं उसमें लगा हुआ है, ठीक, कुछ भी बन रहा है, मोबाइल है उसमें लगा हुआ है। आप देखे होंगे कोई भी सर्किट देखते हैं इलेक्ट्रिक, मान लो कहीं बाजा वगैरह रेडियो वगैरह तोड़े हों, तो उसमें देखेंगे सर्किट में से छोटे छोटे आइसक्रीम जैसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई गोल होगा, कोई रेक्टेंगुलर होगा, कोई ऐसा होगा। तो ये सब सेमी कंडक्टर हैं छोटे छोटे। ये किससे बने होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेमी कंडक्टर। इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धचालक, अर्धचालक। और किसके बने होते हैं ये, उपधातु के। कौन कौन से उपधातु के, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो दो उपधातु हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका हम अर्धचालक बनाते हैं। और अर्धचालक बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे यूज होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं सब में इसका यूज होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा यूज है, यानी चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे उपधातु हो, सभी का उपयोग होता है, सभी का बड़ी अच्छी तरीके से हम उपयोग करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मटेरियल्स, मेटल्स, नॉन मेटल जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे, किसी नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।